हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यासपीठ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था फ्रिंज बेनिफिट्स कि जो परक्यूजिट के अलावा और कोई जो फैसिलिटीज एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, जैसे कि इंटरेस्ट फ्री लोन है, फूड है, गिफ्ट है, लीव ट्रेवल कंसेशन है, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स है और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स है। ये सारी फ्रिंज बेनिफिट के अंदर काउंट की जाती है। अब और एक सबसे इंपॉर्टेंट इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में जो टैक्स पॉइंट है वो है प्रोविडेंट फंड। नाउ व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट का मतलब होता है, प्रोविडेंट मींस फ्यूचर, मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट करना। और फंड का मतलब होता है अमाउंट। तो फ्यूचर में अमाउंट के लिए मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोविडेंट फंड कहते हैं। और प्रोविडेंट फंड बेसिकली क्या होता है? एक अकाउंट होता है। सपोज दिस इज एन अकाउंट ओपन बाय एन एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर, इसके अंदर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और इसके अंदर एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। और इसमें जो अमाउंट का कलेक्शन होता है, डिपॉजिट होता है, उसको एम्प्लॉय के रिटायरमेंट पे या जब भी वो छोड़ के जाता है जॉब को, जब वो लेफ्ट करता है जॉब को, तब उस एम्प्लॉय को वो मिल जाता है। प्रोविडेंट फंड का बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने सुन रखा होगा प्रोविडेंट फंड। अब ये प्रोविडेंट फंड जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहला टाइप होता है इसका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, मतलब कि अकॉर्डिंग टू इंडियन प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग जो बनाया गया होता है। ये जनरली जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, यूनिवर्सिटीज होती हैं वो इनको मेंटेन करती है। सेकेंड इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और यही हमारे यहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में काम का है, टैक्सेबल। This fund is allowed by Income Tax Commissioner. This fund is maintained by unlisted bank, factories and many business organization and maintained by private sectors organization. Mostly private sectors organizations हैं, factories हैं, unlisted banks हैं, वो इस recognized provident fund को maintain करती है और ये allowed होता है। नेक्स्ट इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड और नॉट स्टैट्यूटरी, न तो वो रिकॉग्नाइज्ड में आता है और ना ही वो एक्ट के अकॉर्डिंगली बनाया गया होता है। ये भी फंड जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटेन किया जा सकता है। और लास्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मतलब कि सबके लिए है, कोई भी इसमें पैसा जमा करा सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना जरूरी नहीं होता है। मिनिमम इसका अमाउंट होता है पूरे साल का 500 और मैक्सिमम 1,50,000 एक साल में आप उसमें डिपॉजिट करा सकते हैं। तो चार तरह के प्रोविडेंट फंड। सबसे पहला है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हमारे लिए जो यहाँ पर इस टॉपिक में इनकम फ्रॉम सैलरी में है वो ये काम आएगा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब हम ये देखते हैं कि जो अमाउंट कंट्रीब्यूशन का मिलता है वो क्या होता है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, amount contributed by employer and employer in this fund is not included the income of the employee. स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय पैसा जमा कराता है तो वो उसकी सैलरी में ऐड नहीं होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे क्वेश्चंस में काम आएगा, वो है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का पैसा उसकी सैलरी में जुड़ता है। एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन है वो 100% उसकी सैलरी में जुड़ा होता है, बेसिक सैलरी में जुड़ा होता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखता है वो कि एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो है 1,00,000 रुपए पर एनम और 25,000 जो है वो उसका आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन, तो हम यही बोलेंगे कि उसकी सैलरी 1,25,000 है। His basic salary is 1,25,000, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है वो हमेशा उसकी बेसिक सैलरी में ऐड होता है। अब बात करते हैं अपन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की। ये जो है अमाउंट वो आपको याद रखना होगा, 12% ऑफ सैलरी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन करता है वो उसकी सैलरी के 12% से ज्यादा टैक्सेबल होगा। अगर वो 12% तक करता है, सपोज एक एम्प्लॉयर की सैलरी 100 रुपए और अगर वो 12 रुपए तक कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में, तो वो होगा एग्जेम्प्ट, और 12 से अगर ज्यादा करेगा तो वो होगा टैक्सेबल। अब जहां पर भी पैसा इकट्ठा होता है, डिपॉजिट होता है, वहां एक वर्ड निकल के आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। तो जितना भी अमाउंट उस अकाउंट में डिपॉजिटेड है उसका 9.5% तक एग्जेम्प्ट माना जाता है। तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि ये कितने परसेंट से दिया गया है, तो वो 9.5 तक तो हम उसको क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट मानेंगे, और उसके बाद क्या होगा, वो
टैक्सेबल हो जाएगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड नहीं होता है, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड है तो यहाँ तो एम्प्लॉय है ही नहीं। तो कुल मिला के एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऐसा है जो आपको ध्यान रखना है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक उसकी सैलरी में टैक्स फ्री होता है, सैलरी में नहीं जोड़ा जाता है, और अगर वो 12% से ज्यादा करता है तो वो टैक्सेबल माना जाएगा। अगर 15% किया तो 3% जो होगा वो टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5%, 9.5% की रेट से एग्जेम्प्ट होता है, उससे ज्यादा जितना भी होगा वो टैक्सेबल होगा। नाउ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, जब अमाउंट रिसीव होता है, चाहे नौकरी छोड़ दी है, जॉब लीव कर दिया है, डेथ हो गई है, रिटायर हो गया है, तब जो पैसा मिलता है उसका क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज नॉट इंक्लूडेड इन द सैलरी। तो जब सैलरी में जुड़ता ही नहीं है, मतलब ये अमाउंट क्या हो गया? टैक्स फ्री हो गया। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से जो पैसा मिलेगा, पीएफ से जो पैसा मिलेगा, वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज नॉट इंक्लूडेड इन द सैलरी, वो भी टैक्सेबल नहीं होता है। लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, और वो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट, वो टैक्सेबल होता है। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट, ये दोनों ही क्या माने जाएंगे? टैक्सेबल माने जाएंगे, और उसकी सैलरी में ऐड किया जाएगा एम्प्लॉय की। थैंक यू सो मच। ये था प्रोविडेंट फंड के बारे में। 4 तरह के प्रोविडेंट फंड है, और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविडेंट फंड होता है वो कौन सा है? जो हमारे इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड किया जाता है, वो है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फाइनली डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। अभी तक जितना भी हमने किया है वो आप सब लोगों को याद करना है। उसको याद करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिडक्शंस जो ग्रॉस सैलरी में से दिए जाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वंस अगेन।